Hello students, welcome back to my class. In the previous video, we have discussed the summary of the chapter J.C. Bose and now we are going to discuss the question and answers. इस चैप्टर में 9 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं और 2 लॉन्ग आंसर टाइप के. They are all very important. So let's get started. The first question is, when do डिफिकल्ट थिंग्स बिकम सो सिंपल? बहुत कठिन चीजें भी बहुत सिंपल कब बन जाती हैं? सो डिफिकल्ट थिंग्स बिकम सो सिंपल इन द फेस ऑफ अ जीनियस. जब कोई जीनियस आदमी जैसा कि कोई साइंटिस्ट उन पर काम करना शुरू करे तो बहुत कठिन चीजें भी बहुत सिंपल बन जाती हैं. जैसा कि हमने जेसी बोस के इंस्ट्रूमेंट में देखा था, सिंपली छोटे से क्लॉक से, नेडल से और कुछ फिलामेंट से उन्होंने बहुत ही आश्चर्यजनक इंस्ट्रूमेंट बना दिया था. तो देखने वालों के लिए बहुत सिंपल चीज थी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड जेसी बोस स्टैमर व्हाइल एक्सप्लेनिंग हिज मेथड्स? तो अपने इंस्ट्रूमेंट को समझाते समय जेसी बोस हकला क्यों जा रहे थे? बात बोलते बोलते बीच बीच में अटक क्यों जा रहे थे? एंड द आंसर इज J.C. Bose stammered while explaining his methods because the ideas were coming into his mind in greater number than he could express. तो जेसी बोस के पास बताने के लिए इतनी सारी चीजें थी, उनको ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में मैं सारी चीजों को समझा डालूं. तो इस बताने की हड़बड़ी में ही वो बार बार हकला जा रहे थे, अटक रहे थे. Question number 3, when did the bell ring often and regularly and when at long intervals? तो वो जो पौधा रखा हुआ था, तो उसके जो पौधे के ग्रोथ को जो घंटी बजकर प्रदर्शित कर रही थी, तो वो घंटी कब बहुत जल्दी जल्दी बजती थी और कब बहुत देर के बाद बजती थी? तो समरी में मैंने बताया था कि जब पौधे को सनलाइट में रखा गया था, the bell rang often and regularly when the plant was in the sunlight. जब पौधे को सनलाइट में रखा गया, then the bell rang often, बार बार बज रही थी वो घंटी और जल्दी जल्दी बज रही थी. But when the plant was kept in shade, जब पौधे को छाया में रख दिया गया, तब चूंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो उसके कारण ऑक्सीजन निकलना भी बंद हो गया और वो घंटी चूंकि ऑक्सीजन जब बाहर आता था तब वो घंटी बजती थी, इसलिए प्लांट को छाया में लाने के बाद वो घंटी बहुत देर देर में बजने लगी. Question number 4, how did J.C. Bose save a large tree from dying during transplantation? तो जेसी बोस ने अपने इंस्टीट्यूट के गेट के पास एक बड़ा सा पेड़ लगाया था और उन्होंने ये बताया कि इस बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह से लाया गया है. तो उस बड़े पेड़ को मरने से उन्होंने कैसे बचाया? तो जनरली ये होता है कि जब बड़े पेड़ को उखाड़ दिया जाता है तो वो दूसरी जगह पर नहीं लग पाता, और जेसी बोस ने उसका कारण ये बताया था कि बड़े पेड़ को उखाड़ने पर उसको शॉक लगता है, जस्ट लाइक कि हमारे हाथ पैर को बिना एनेस्थेसिया दिए अचानक कट कर दिए जाए तो हमको हमारी जो मौत है वो शॉक के कारण हो जाती है. तो उसी तरीके से बड़ा पेड़ दूसरी जगह जड़ नहीं ले पाता. लेकिन जेसी बोस ने ही सेव्ड अ लार्ज ट्री फ्रॉम डाइंग ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेसिया. तो उन्होंने उस पेड़ को क्लोरोफॉर्म दे दिया और पेड़ को बेहोशी की हालत में ही दूसरी जगह पर लाकर ट्रांसप्लांट कर दिया. जब पौधे को होश आया तो उसने दूसरी जगह रूट पकड़ ली थी. तो इस तरीके से उन्होंने बड़े पेड़ को भी मरने से बचाया और साथ ही दूसरी जगह पर सफलतापूर्वक प्लांट भी किया. Question number 5, describe the instrument that records the beating of the plant's heart. तो उस इंस्ट्रूमेंट, उस उपकरण का वर्णन कीजिए जो कि प्लांट्स के हार्ट को रिकॉर्ड करता था, पल्स रेट को. आंसर, द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द बीटिंग ऑफ द प्लांट्स हार्ट इज लाइक अ सेल्फ रिकॉर्डिंग बैरोमीटर. तो उनका ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो एक बैरोमीटर की तरह काम कर रहा था, विच रिकॉर्ड्स द माइन्यूट पल्सेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू बाय मैग्नीफाइंग इट मेनी टाइम्स. तो जो प्लांट्स के आउटर स्टेम के निचले वाले लेवल में जो बहुत ही धीमा सा उनका पल्स रेट था, बहुत धीमी उसकी धड़कन थी, उस
टिश्यू के हार्ट बीट को मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई मतलब उसकी मात्रा को बहुत बार बढ़ा देना, तो मिलियन टाइम्स बहुत बार उसको बढ़ा के ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिकॉर्ड कर पा रहा था, तब जाकर ये दिखाई दे रहा था, नहीं तो ये नेकेड आई से प्लांट का जो पल्स है वो नहीं दिखाई दे सकता। Question number 6. When did the pulse of the plant became more violent and more rapid? तो प्लांट का जो पल्स रेट था वो कब अचानक से बढ़ गया और तेज हो गया? And the answer is the pulse of the plant became more violent and more rapid when a stimulant like tea, coffee or camphor was added to it. तो जब वो पौधा जिस पानी में रखा था उस पौधे में जब कोई स्टिम्युलेंट डाला गया, स्टिम्युलेंट मतलब वो चीजें जो हमको उत्तेजित कर देती है, जस्ट लाइक चाय, कॉफी या कैम्फर मतलब कपूर, तो इन चीजों को डालने के बाद प्लांट का हार्ट बीट भी उसी तरीके से वायलेंट हो गया, तेज हो गया जैसे एनिमल्स का हो जाता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से जेसी बोस ने ये शो किया, प्रूफ किया था कि प्लांट्स भी, स्टिम्युलेंट का असर भी प्लांट्स पर वैसे ही पड़ता है जैसे एनिमल्स पर पड़ता है। Why does the agony of the plant leave us indifferent? तो क्या कारण है कि प्लांट्स का दुख जो है, मरते समय उनका जो कष्ट है, उससे हम इनडिफरेंट रहते हैं, मतलब बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज इट इज अनसीन, ये हमको दिखाई ही नहीं देता। सो द आंसर विल बी द एगनी ऑफ द प्लांट लीव अस इनडिफरेंट बिकॉज वी कांट सी इट, सो वी डोंट फील द एगोनी। हम इसे देख नहीं पाते, इसलिए हम उसके कष्ट को महसूस भी नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 8. What has deprived conscientious practitioners of अहिंसा of their last hope? तो जो अहिंसावादी लोग हैं, जो अहिंसा के सिद्धांत का बड़ी सावधानी से, कॉन्सेंशियस मतलब सावधानी पूर्वक या ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद किस चीज से टूट गई? तो किस चीज से टूटी? बोसेस अर्लियर रिसर्चेस। तो बोस के कुछ, जेसी बोस के पहले के जो रिसर्च थे, दे शोड दैट मेटल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई जस्ट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। तो जिस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स भी स्टिम्युलाई, ये जो टी, कॉफी, कैम्फर आदि चीजें इनसे रिस्पॉन्स देते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसी तरीके से मेटल्स भी, धातुओं पर भी इन स्टिम्युलाई का असर पड़ता है, वो भी फील कर सकते हैं, उनमें भी लाइफ है। तो उनके इस रिसर्च के कारण जो अहिंसावादी लोग हैं, उनकी आखिरी उम्मीद भी चली गई, क्योंकि अब वो प्लांट्स को भी नहीं खा सकते, और प्लांट्स के बाद अगर वो मिनरल डाइट पे रहेंगे तो चूंकि मेटल्स भी फील करते हैं, तो वो मेटल्स को भी नहीं खा पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए उनकी अहिंसात्मक रहने की आखिरी उम्मीद भी चली गई। बिकॉज अकॉर्डिंग टू जेसी बोस एवरीथिंग इज अलाइव, हर चीज में जीवन है, तो फिर हम किसी भी चीज को खाएं, हम हिंसा कर ही रहे हैं, ये जेसी बोस के रिसर्च ने शो किया था। क्वेश्चन नंबर 9. वाई मस्ट पीपल बी कैनिबल्स? तो किस तरीके से लोग मांसाहारी या नरभक्षी हैं? तो किस तरीके से हैं? अकॉर्डिंग टू बोसेस रिसर्च, ऑल पीपल मस्ट बी कैनिबल्स एज एवरीथिंग इंक्लूडिंग मेटल्स इज अलाइव। क्योंकि प्रत्येक चीज में जीवन है, यहाँ तक कि धातुओं में भी जीवन है, इसीलिए कोई भी आदमी अहिंसावादी नहीं हो सकता, हर कोई नरभक्षी होता है। सो दिस इज द शॉर्ट, these are short answer type questions. दो और क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर्स के हैं और वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, चलिए उनको देखते हैं। चूंकि आपको क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनमें कुल मिलाकर 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, तो इसलिए आपको ऐसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि थोड़े लेंदी होते हैं। 1 वर्ड के जो आंसर्स होते हैं उनमें कई बार पूरा मार्क्स आपको नहीं मिल पाता, तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, हाउ डज हक्सले एस्टैब्लिश सिमिलैरिटीज बिटवीन फैराडेज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बोसेस डिस्कवरी अबाउट प्लांट्स? तो एल्डस हक्सले ने, ऑथर ने किस तरीके से माइकल फैराडे और जेसी बोस के बीच में समानता दिखाई है, दोनों के उपकरण और उनकी खोज के बीच में क्या समान बातें थी? एंड द आंसर विल बी हक्सले
establishes similarity between Faraday's discovery of electricity and Bose's discovery about plants by saying that both were genius and had special talent. तो ऑथर ने कहा कि जेसी बोस और फैराडे दोनों ही बहुत जीनियस थे, इंटेलिजेंट थे, उनमें अद्भुत प्रतिभा थी, टैलेंट थी। तो विथ सिंपल थिंग्स दे मेड ग्रेट डिस्कवरीज, दोनों ने ही छोटी छोटी चीजों से बहुत महान खोज किया। Faraday with a tea canister, some wire, a little sealing wax and some jam pots. तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, टी पॉट से, वायर से, वैक्स सील करने वाला वैक्स और जैम पॉट्स खाली टीन के जो डब्बे थे, उन्हीं छोटी चीजों से ही उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। सिमिलरली बोस विथ अ लिटिल क्लॉक वर्क, सम नीडल्स एंड फिलामेंट्स, तो जेसी बोस ने भी एक छोटी सी घड़ी से, कुछ नीडल्स और कुछ पतले वायर, इन्हीं से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था विच कुड रिकॉर्ड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, द पल्स ऑफ देयर वेजिटेबल हार्ट्स। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था प्लांट्स के ग्रोथ को रिकॉर्ड कर सकता था, उनकी हार्ट बीट को, ट्विचिंग ऑफ देयर नर्व्स, उनकी नाड़ी को, पल्स को रिकॉर्ड कर सकता था, एंड देयर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और उनके डाइजेशन के प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस को भी वो ग्राफ में शो कर सकता था। तो दोनों ही साइंटिस्ट ने छोटी छोटी चीजों से वंडर क्रिएट किया था। दिस वॉज द सिमिलैरिटी बिटवीन फैराडे एंड जेसी बोस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फीचर्स दैट आर कॉमन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चूंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो अगर आप ज्यादा कुछ चैप्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो भी आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लेंदी इस आंसर को लिखना पड़ेगा। सो देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स दैट आर कॉमन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेम होते हैं। क्या क्या है ये आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों ही जीवित चीजें हैं, प्राणी हैं। दे टेक, कोई भी, हर एक जीवित प्राणी जो है सब एक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। दे टेक बर्थ, सभी का जन्म होता है। टेक फूड, वे किसी न किसी तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। रेस्पायर, तो वो रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया उनमें होती है। डाइजेशन उनमें होता है। वो रिप्रोड्यूस, वे यंग वंस को जन्म भी देते हैं। दे ग्रो एंड डाई, बड़े भी होते हैं और मरते हैं। तो ये हर एक लिविंग थिंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। बोथ ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, और एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, वो दोनों ही स्टिम्युलाई, कई चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं। बोथ ऑफ देम हैव सेम सॉर्ट ऑफ हार्ट एंड दे कैन फील, तो दोनों का ही हार्ट होता है। किसी न किसी तरीके से प्लांट्स का भी हार्ट होता है, एनिमल्स भी फील कर सकते हैं। इन द सेम वे प्लांट्स कैन ऑल्सो फील। तो ये है सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये आंसर आप अपने मन से भी सिंपल लिख सकते हैं। अगर आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होगा, इट्स वेरी इजी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। Okay, so thank you very much for watching this video, and keep watching the videos children, and keep writing me your comments. Thank you.